दोस्तों, हमारी आज की कहानी है विक्रम और बैताल की कहानी। आइए जानते हैं कि कौन था बैताल और क्यों राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ने के लिए गए थे। एक तांत्रिक 32 लक्षण वाले स्वस्थ ब्राह्मण पुत्र की बलि देने का तांत्रिक अनुष्ठान करता है ताकि उसकी आसुरी शक्तियां और भी बढ़ जाएं। इसी हेतु वह एक ब्राह्मण पुत्र को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, परंतु वह ब्राह्मण पुत्र भागकर जंगल में चला जाता है और वहां उसे एक प्रेत मिलता है जो ब्राह्मण पुत्र को उस तांत्रिक से बचने के लिए शक्तियां देता है और वहीं प्रेत रूप में पेड़ पर उल्टा लटक जाने को कहता है और यह भी कहता है कि जब तक वह उस पेड़ पर लटका रहेगा तब तक वह तांत्रिक उसे मार नहीं पाएगा। वही ब्राह्मण पुत्र बैताल होता है। कपटी तांत्रिक एक भिक्षुक योगी का स्वांग रचता है और राजा विक्रम के पराक्रम और शौर्य गाथाओं को सुनकर अपना काम निकलवा लेने का जाल बिछाता है और राजा विक्रम को यात्रा के दौरान वह एक प्रतिदिन स्वादिष्ट फल भेंट करता है जिसके अंदर एक कीमती रत्न रूबी होता है। इस भेद का पता लगाने राजा विक्रम उस भिक्षुक की खोज करते हैं। अंततः राजा विक्रम उसे खोज लेते हैं। अब चूंकि उस ढोंगी भिक्षुक में स्वयं बैताल को पकड़ लाने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए वह स्वांग रचकर राजा विक्रम से उस पेड़ पर लटक रहे प्रेत बैताल को लाने के लिए कहता है। राजा विक्रम उस तांत्रिक की असल मंशा से अनजान होते हुए उसके काम में निकल पड़ते हैं। अब बात ये होती है इसमें कि राजा विक्रम पेड़ से बैताल को हर बार तो उतार लाते और उसे भिक्षुक के पास ले जाने लगते, लेकिन रास्ता लंबा होने की वजह से हर बार बैताल कहानी सुनाने लगता और यह शर्त रख देता, कहानी सुनने के बाद यदि राजा विक्रम ने उसके प्रश्न का सार्थक उत्तर ना दिया तो वह राजा विक्रम को मार देगा। आइए आज हम दो कहानियां पढ़ेंगे। पहली कहानी है दगड़ू के स्वप्न। घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार के लिए बैताल को पकड़ने आगे बढ़ते हैं और अपने पराक्रम से बैताल को वश में करके अपनी पीठ पर लादकर ले जाने लगते हैं। सफर लंबा होने के कारण बैताल राजा विक्रम को फिर कहानी सुनाता है और हमेशा की तरह यह शर्त रखता है कि अगर कहानी सुनने के बाद तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा। अब बैताल कहानी सुनाना शुरू करता है। चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम दगड़ू था। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। दगड़ू एक कामचोर और आलसी लड़का था और दिन रात सपने देखा करता था। दगड़ू के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे ही सपने आते थे और जब कोई भी बुरा सपना आता था तो वह सपना उसका हकीकत बन जाता था। एक दिन दगड़ू को सपना आता है कि कुछ लोग नवविवाहित दंपति और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। दगड़ू ने जिसे सपने में देखा होता है वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिल जाने के बाद वापस दगड़ू के माँ के पास आती है। दगड़ू फौरन से उसे सपने वाली बात बता देता है कि कैसे उसने भविष्य देख लिया है। वह लड़की अपनी माँ और ससुराल वालों को यह बात बताती है, पर सब लोग इसे स्वप्न वाली बात और वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाला वाकया सच में घटित हो जाता है और इस पूरी घटना में दगड़ू पर आरोप लगते हैं कि वही लुटेरों से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चल सकता है कि ऐसा होने वाला है। पर शक की बिना पर सारे लोग मिलकर दगड़ू की खूब पिटाई भी कर देते हैं। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात दगड़ू को सपना आता है कि मोहल्ले में चल रही चौधरायन का नया मकान गृह प्रवेश में जलकर खाक हो जाता है। तभी अगले ही दिन चौधरायन उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर दगड़ू की माँ के पास पहुँचती है और गृह प्रवेश समारोह के दिन जलसे में आने का न्योता देती है। वहीं पर फिर सपने की बात दगड़ू फौरन अपनी माँ से और चौधरायन से कह देता है। चौधरायन इस पर विश्वास नहीं करती है और गुस्से में लाल पीली हो जाती है और उल्टा वह दगड़ू की माँ को ही कहने लगती है कि तुम्हारा ही बेटा काली जुबान वाला है और उसके बोलने से ही सब अनर्थ हो जाता है। चौधरायन गुस्से में जली कटी सुनाकर माँ बेटे को भला बुरा कहती हुई वहां से चली जाती है। अब गृह प्रवेश समारोह के दौरान
कोई घटना ना हो इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं। पर फिर भी कि किसी न किसी तरह आग की चिंगारी चौधरायन के भव्य मकान के पर्दों में लग जाती है और देखते ही देखते पूरा रौद्र रूप धारण करके मकान जलकर खाक हो जाता है। चूंकि दगड़ू इस बारे में पहले ही बोल चुका था, इसलिए सब उसे काली जुबान वाला बोलकर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार मार कर गांव से निकाल देते हैं। बेचारा दगड़ू ये समझ नहीं पाता है कि लोगों को सच सुनकर उस पर क्रोध क्यों आ जाता है। खैर, दगड़ू एक दूसरे राज्य चला जाता है जहां उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। अब वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी से कहते हैं कि उसे सुबह जल्दी उठा दें। दगड़ू रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहां उपस्थित सभी व्यक्ति मारे गए हैं। दगड़ू चौंक कर उठ जाता है और अपनी चौकीदारी करने लग जाता है। दगड़ू सुबह सुबह उठकर राजा को सोनपुर जाने की बात सुनाता है। तभी उनका रथ रुकवाकर वह उसे स्वप्न की सारी बात बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम फौरन ही रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार मिलता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया है और वहां एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। राजा तुरंत दगड़ू को दरबार में बुलाकर उसे सोने का हार भेंट कर देते हैं और उसे नौकरी से निकालकर बाहर भी कर देते हैं। बेचारा दगड़ू फिर परेशान। इतनी कहानी सुनाकर बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम को प्रश्न करता है कि बताओ, राजा ने दगड़ू को पुरस्कार क्यों दिया, और यदि पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि दगड़ू ने अमंगल स्वप्न देखकर उसका वृत्तांत बताकर राजा की जान बचाई, इसलिए उसे दगड़ू को पुरस्कार में स्वर्ण हार दिया गया, और दगड़ू काम के वक्त सो गया था, इसलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। बेताल अपनी शर्त के मुताबिक राजा विक्रम के उत्तर देने के कारण तुरंत ही हाथ छुड़ाकर वापिस पेड़ की ओर उड़ गया। अब साथियों, हमारी दूसरी कहानी है राजा चंद्रसेन और नवयुवक सत्वशील की कहानी। समुद्र किनारे बसे नगर ताम्रलिपि के राजा चंद्रसेन के पास सत्वशील नाम का युवक नौकरी मांगने आता है, पर चंद्रसेन के सिपाही सत्वशील को उसके पास जाने नहीं देते। सत्वशील हमेशा इस ताक में रहता है कि किस तरह वह राजा से मिल जाए। एक दिन राजा की सवारी जा रही होती है। अधिक गर्मी होने के कारण राजा चंद्रसेन को बहुत तेज प्यास लग जाती है। बहुत खोजने पर भी उन्हें कोई पानी नहीं मिलता। ऐसा लगता है मानो प्यास से ही जान निकल जाएगी। तभी उन्हें मार्ग में खड़ा एक युवक दिखाई पड़ता है। वह कोई और नहीं, सत्वशील ही रहता है, जो जानबूझकर पहले से राजा के मार्ग में मौजूद रहता है। उसे देख राजा उसे पानी मांगते हैं। सत्वशील फौरन राजा की प्यास बुझा देता है और साथ ही खाने के लिए उन्हें फल भी भेंट करता है। राजा चंद्रसेन सत्वशील से प्रसन्न होकर पूछते हैं कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। सत्वशील मौका देखकर अपने लिए नौकरी मांग लेता है और राजा चंद्रसेन उसे काम भी दे देते हैं और कहते हैं कि वो उसका उपकार याद रखेंगे। समय के साथ धीरे धीरे सत्वशील राजा का करीबी बन जाता है। अब एक दिन राजा उससे कहते हैं कि हमारे नगर में काफ़ी बेरोजगारी है और पास में एक टापू काफ़ी हरा भरा है। अगर उस टापू पर जाकर खोज की जाए तो हो सकता है हमारे नगर वासियों के लिए वहाँ कोई अवसर निकल आए। सत्वशील तत्काल खोजबीन करने का बीड़ा उठा लेता है और राजा चंद्रसेन से एक नाव और कुछ सहयोगी प्राप्त करके समुद्र के टापू की ओर निकल पड़ता है। टापू के पास पहुंचते ही सत्वशील एक झंडा पानी में तैरता नजर आता है। उसे देखकर सत्वशील तुरंत हिम्मत करके पड़ताल करने के लिए पानी में कूद पड़ता है। सत्वशील अचानक खुद को टापू की जमीन पर पाता है, जहां एक सुंदर युवती संगीत सुन रही होती है। वह उस टापू की राजकुमारी होती है और उसके आसपास अन्य युवतियां भी होती हैं। सत्वशील उसे अपना परिचय देता है और राजकुमारी सत्वशील को भोजन करने का प्रस्ताव देती है और खाने से पहले एक पानी के छोटे तालाब में स्नान करने को कहती है। सत्वशील जैसे ही पानी में नहाने जाता है, वह खुद को ताम्रलिपि के महल में राजा चंद्रसेन के पास पाता है और इस चमत्कार को देख चंद्रसेन भी चकित
आश्चर्यचकित रह जाते हैं। चंद्रसेन खुद इस रहस्यमय जगह पर जाने का फैसला कर लेते हैं और वहां जाकर वो उस टापू को जीत भी लेते हैं। उस टापू की राजकुमारी विजेता चंद्रसेन को उस टापू का राजा घोषित कर देती हैं। अब जीत की खुशी में राजा चंद्रसेन उस राजकुमारी से स्वप्तशील का विवाह कराने का आदेश दे देते हैं और उस क्षेत्र की रक्षा और प्रतिनिधित्व का भार सत्वशील को सौंप देते हैं। इस तरह चंद्रसेन सत्वशील की उपकार का बदला चुकाते हैं। अब इतनी कहानी बताकर बेताल चुप हो जाता है और राजा विक्रम से प्रश्न करता है कि दोनों में से अधिक बहादुर कौन था, सत्वशील या टापू जीतने वाला राजा चंद्रसेन। राजा विक्रम तुरंत उत्तर देते हैं कि सत्वशील अधिक बहादुर था, क्योंकि जब टापू के पास उसने पानी में झंडा देखकर छलांग लगाई तब वह वहां की स्थिति से अनजान था। वहां तो मृत्यु का खतरा भी हो सकता था। पर राजा चंद्रसेन तो पूरी बात जानते थे और वह सेना की मदद से जीत हासिल कर पाए, इसलिए सत्वशील अधिक बहादुर था। इतना कहना था कि राजा विक्रम के मुंह खोलते ही फटाफट बेताल फिर उड़ गया और पेड़ पर जाके लटक गया। साथियों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।